हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जो आपका सीरीज चल रहा था जीएस का, जो आपका ऑफलाइन कोचिंग में हम आप पढ़ा रहे थे मगध मगध में आपको हम हरियक वंश पढ़ा चुके हैं, शिशुनाग वंश पढ़ा चुके हैं और नंद वंश पढ़ा चुके हैं। अब बीच में यहाँ आपके सिकंदर भी आगमन कर लेता है। सिकंदर के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। सिकंदर के बाद देखिए हम आप पढ़ते हैं भाई, हमारा वंश एक वंश आता है मौर्य वंश, ठीक ना। आज हमें आपको पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में। आइए हम आप मौर्य वंश के बारे में आज हम आप सीखते हैं कुछ। देखिए यहाँ लिखा गया है भाई मौर्य वंश, क्या बोला जा रहा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश के बारे में हम आप सीखते हैं। मौर्य वंश ना, क्या है भाई? मौर्य वंश। मौर्य वंश के उदय से पहले तीन बातों को हमें आपको ध्यान रखना है। आइए वो बातें सीखते हैं। और कौन सी तीन बातें होती हैं, किस कारण से मौर्य वंश का उदय होता है, ठीक ना। किस कारण से मौर्य वंश का उदय होता है? देखिए मौर्य वंश के उदय होने के तीन कारण होते हैं। पहला कारण देखते हैं हम आप, इस साइड लिख लेते हैं भाई सिकंदर के बारे में। क्या लिखते हैं भाई? सिकंदर के बारे में लिखते हैं, सिकंदर। और यहाँ हमारा आप एक होता है तक्षशिला। क्या होता है भैया? तक्षशिला होता है। तक्षशिला होता है। इस साइड हमारा आप क्या होता है? मगध। क्या होता है भाई? मगध, ठीक ना। यही तीन कारण होता है, यही तीन कारण होता है सिकंदर, सॉरी यही तीन कारण होता है मौर्य काल का उदय का कारण। देखिए तीनों कारण में हम आप बारी बारी से सीखते हैं। हमें लोग पता है कि सिकंदर, जो सिकंदर के दो सेनापति थे, ठीक है ना। सिकंदर के दो सेनापति थे। एक क्या थे भाई? सेलुकस 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 निकेटर। क्या थे भैया? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर, इनका नाम सेलुकस था, इनको निकेटर उपाधि मिली थी, ठीक ना। निकेटर का मतलब होता है विजेता। जो सेलुकस निकेटर थे वो थे भाई थल सेनापति। कौन थे भाई? थल सेनापति। थल सेनापति सिकंदर के थे। दूसरे सेनापति थे निर्याकस। निर्याकस कौन थे भैया? निर्याकस कैसे सेनापति थे? ये सेनापति थे भाई, सेनापति थे जल सेनापति। जल सेनापति के बारे में बोला जाए निर्याकस थे। अगर थल सेनापति के बारे में बोला जाए तो सेलुकस निकेटर थे ना। ये रही थोड़ी सी बात सिकंदर के बारे में। हमें आपको ये पता है कि सिकंदर जो था विश्व विजय का सपना लेकर और चल रहा था ना। विश्व विजय का सपना लेकर वो आगे बढ़ रहा था। जो विश्व विजय का सपना लेकर आगे बढ़ रहा था, हमें आपको ये भी पता है कि सिकंदर यूनान का निवासी था और यूनान वाले साइड में वो कब्जा कर चुका था। जब यूनान में कब्जा करके उसका सपना ही था, विश्व विजय का सपना देखा था, वो आगे बढ़ रहा था। जब विश्व विजय का सपना लेकर आगे बढ़ता है, एक देश बढ़ता है भाई। कौन सा देश बढ़ता है? देखिए यूनान। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। यूनान वाला साइड जीत चुका था, अपना देश पूरा वो जीत चुका था। यूनान से जीतने के बाद वो आगे बढ़ता है भाई। आगे कहाँ आता है? इराक। कहाँ पहुंचता है भैया? इराक। जब इराक वाले साइड पहुंचता है, इराक को भी अपने अधीन कर लेता है। इराक के अधीन करने के बाद इराक के आसपास का इलाका जो पड़ता है भाई, वो तक्षशिला पड़ता है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है भैया? पाकिस्तान। जो एक खिलाड़ी है शोएब अख्तर किस नाम से जानते हैं भाई? रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है ना। तक्षशिला कहाँ भैया? पाकिस्तान में, पेशावर, ठीक। देखिए यहाँ तक्षशिला पड़ता है। तक्षशिला इराक के हलचल, जो इराक में उन्होंने इतना कब्जा कर लिया, तो इराक का हलचल कहाँ पड़ रही? तक्षशिला पे पड़ रही थी। तक्षशिला का उस समय राजा हुआ करते थे। तक्षशिला का राजा हुआ करते थे। राजा का नाम क्या था भैया? हम्पी। राजा का क्या नाम था? हम्पी। हम्पी एक ऐसा शासक था, बहुत डरपोक शासक था। कैसा शासक था भाई? डरपोक शासक था। और सिकंदर के डर के मारा वह सिकंदर से युद्ध नहीं करता है। सिकंदर को तक्षशिला क्या करता है भाई? सौंप देता है। वह तक्षशिला सिकंदर के अधीन हो जाता है। लेकिन हमें आपको ये भी पता है तक्षशिला का एक पंडित हुआ करता है। पंडित का नाम क्या है भाई? चाणक्य। पंडित का क्या नाम है? चाणक्य। ये पता चलता है कि सिकंदर जो है यूनान को जीत चुका है, यूनान के पास इराक को भी जीत चुका है, अब भारत देश में भी आगमन करने वाला है। उन्होंने क्या करता है, एक मीटिंग बुलाती है। मीटिंग में आसपास के जो तक्षशिला के पंडित होते हैं उनको बुलाते हैं। उनसे कहा यह जाता है कि सिकंदर जो है भारत पे भी आक्रमण करने वाला है, इससे कैसे बचा जाए। तो यहाँ वाले पंडित जो लोग रहते हैं भाई, ज्ञानी लोग जो रहते हैं, गुरु लोग रहते हैं,
उन्होंने सिकंदर की बातों को मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कैसे बचा जा सकता है भाई, सिकंदर से बचा नहीं जा सकता है। तो सिकंदर ने कहा एक उपाय है। उन्होंने कहा कौन सा उपाय है? उन्होंने कहा कि जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद है जो क्या है भाई, मगध है। कौन सा है? मगध है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या है? मगध है। और मगध का राजधानी इस समय क्या हुआ करती है भाई? पाटलिपुत्र। क्या हुआ करती है? पाटलिपुत्र। इस समय क्या हुआ करती है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती है। और मगध का राजा कौन है भाई? धनानंद। क्या नाम है भाई? धनानंद। बहुत शक्तिशाली शासक है। अगर उसके पास चला जाए वो सिकंदर को या भारत से हटा देगा और हमारा आपका जान बच जाएगा, हम आप इससे बच सकते हैं। तो वहाँ के भाई पंडित लोग चाणक्य के ऊपर हंसने लगते हैं। उन्होंने कहते हैं कि भाई आप ही जाइए धनानंद के पास, यह संदेश दीजिए कि सिकंदर जो है भारत के ऊपर चढ़ाई करने वाला है, उससे कैसे बचा जाए। तो भाई चाणक्य क्या करता है? चलता है। जब चाणक्य चलता है तक्षशिला से, चाणक्य जब चलता है किसके पास भाई? मगध वाले साइड में जब चलता है, तो मगध में चलता है तो भाई वहाँ पहुँचता है मगध में। तो वहाँ जब पहुँचता है तो ये देखता है, और जब पहुँचने के बाद कहता है कि भाई हमें महाराज से मिलना है। ठीक है ना? किससे मिलना है? महाराज से मिलना है। कौन से महाराज भाई? जो राजा हुआ करते हैं धनानंद, उनसे हमें आपको मिलना है। तो वहाँ के जो गुप्तचर होते हैं वो कहते हैं कि महाराज तक्षशिला से एक पंडित आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो महाराज जी क्या होते थे भाई? वो ऑर्केस्ट्रा के बहुत बड़े प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? ऑर्केस्ट्रा के बहुत प्रेमी थे। कहने मतलब वो लड़कियों के नृत्य देखने में बहुत ही बड़े प्रेमी थे। शराब और शबाब दोनों में मस्त रहते हैं। शराब और शबाब दोनों में मस्त रहते हैं। कौन मस्त रहता है भाई? ये हमारे आपके जो धनानंद थे मगध साम्राज्य के ना, वो व्यस्त रहते थे। तो चाणक्य ने 2 या 3 बार भेजा गुप्तचर को, जाइए कह दीजिए कि चाणक्य जो है पंडित है, तक्षशिला से एक पंडित आया आपसे मिलना चाहता है। तो धनानंद ने बार बार उनकी बात को इनकार कर देता है। तो चाणक्य समझता है कि महाराज किस काम में इतने बिजी है। चाणक्य क्या कहता है भाई? महाराज किस काम में इतने बिजी है कि तक्षशिला से एक पंडित आया उससे भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करता है चाणक्य भाई? वो चला जाता है। कहाँ चला जाता है? धनानंद के दरबार में जब चला जाता है और चाणक्य देखता है कि महाराज तो भाई शबाब और शराब दोनों में व्यस्त है एकदम। अच्छा, कहता है ये बात है, महाराज जो है एकदम बिजी है, तभी तो हमारी बात सुन नहीं रहे थे। तो भाई जब चाणक्य यहाँ चले गए, इनके शराब और शबाब में दखल अंदाजी कर देते हैं, तो धनानंद को गुस्सा आ जाती है। धनानंद को जब गुस्सा आ जाती है तो चाणक्य का अपमान कर देता है। जब चाणक्य का अपमान कर देता है तो चाणक्य का अपमान करके अपने राज दरबार से वह हटा देता है। चाणक्य क्या करते थे? एक चूने से बांधे थे ना, चूने बांधे थे, उनकी चूने का क्या करता था भाई चाणक्य धनानंद उनकी चूने कैसे खींच लेता है और चूने उनकी क्या होती है? खुल जाती। तभी से उन्होंने सौगंध खा लिया था चाणक्य ने, धनानंद तूने मेरी चूनी खोली है। क्या खोला है भाई? धनानंद तूने मेरी चूनी खोला है, मेरे सपने नहीं अभी खोला है। अगर जब मेरे सपने खुलेंगे ना, न तो तू रहेगा, न तो तेरा क्या रहेगा, न तो तेरा भाई राजवंश रहेगा। वहीं कसम खा के वह चलता है चाणक्य चलता है भाई, धीरे धीरे वह तक्षशिला की ओर चलता है। तक्षशिला के रास्ते में देखता है कि 6-7 जो बालक होते हैं, क्या भाई? जो बालक होते हैं वो क्या कर रहे थे भाई? बालक भाई शिकार कर रहे थे। बालक क्या कर रहे थे? शिकार कर। देखिए शिकार 2 लोग करते हैं। शिकार कौन कौन करते हैं भाई? शिकार, अगर शिकार के बारे में बात की जाए, शिकार 2 लोग करते हैं। एक तो करते हैं भाई शूद्र। क्या करते हैं भाई? शूद्र। दूसरा करते हैं भाई क्षत्रिय। शिकार एक तो शूद्र करते हैं, दूसरा कौन करता है? क्षत्रिय। जो शूद्र जो होते हैं अपना जीवन यापन के लिए करते हैं। शूद्र क्या होते हैं भाई? शिकार अपना जीवन यापन के लिए करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या करते हैं? वो मनोरंजन के लिए करते हैं। ठीक ना? तो जो इसकी शिकार करने की कला थी बहुत अजीब थी भाई। तो चाणक्य ने देखा जो शिकार कर रहा है, शिकार करने का कुछ अलग ही तरीका है। तो मतलब शिकार 2 लोग करते हैं, एक तो शूद्र करता है, दूसरा क्या करता है? क्षत्रिय। इसे पता चला ये तो शूद्र नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? क्षत्रिय हो सकता है, क्योंकि शिकार करने की कला क्षत्रिय की अलग होती है, शूद्र क्या होता है भाई? कुछ अलग ही होती है ना। यहाँ देखता है जो बालक होते थे, बालक क्या थे भाई? गुलाम। 6-7 जो बालक थे गुलाम थे। कैसे बालक थे? गुलाम किसे कहते हैं भाई? अब आपको पता होगा, गुलाम जिस पुरुष के ऊपर
किसी किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण हो उसे क्या कहते हैं भाई, गुलाम कहते हैं। जैसे पति के ऊपर पत्नी का नियंत्रण हो उसे क्या कहते हैं भाई, गुलाम कहते हैं ना। जैसे भाई मान लीजिए कौन सा गुलाम, जोरू का गुलाम, ठीक है ना, गुलाम कहते हैं। चलिए यहाँ से पता हमें आप क्या चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था क्षत्रिय था ना, क्या था भाई, शिकार करने की कला से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, क्षत्रिय था। थोड़ी सी बात थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आइए आगे हम आपको ले चलते हैं भाई चंद्रगुप्त मौर्य के पास। देखिए यहाँ अगर आपसे बोल दिया जाए भाई चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का क्या नाम था भाई, तो माता जी के बारे में हमें आपको पता है कि माता जी का नाम क्या था, मोरा। क्या नाम था भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर इनके माता जी के बारे में बात की जाए, माता का क्या नाम था भाई, मोरा। माता का क्या नाम था, मोरा, ठीक है ना। मोरा इसलिए था क्योंकि ये लोग मोर पालते थे। क्या पालते थे भाई, मोर। इनके माता जी और इनके मामा जी जंगल में रहा करते हैं, क्या पालते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए मोर पालते थे, इसलिए इनके माता जी का क्या नाम था भाई, मोरा, ठीक है ना। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा हम और अंदर से जानते हैं भाई, डीप में गहन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपसे ये बता दिया जाए भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया भैया, धनानंद जिसे घनानंद भी कहते हैं, धनानंद को 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर दिया और धनानंद की पुत्री का क्या नाम भाई, दुर्धरा। धनानंद की पुत्री दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है भाई, विवाह कर लेता है। क्या करता है, विवाह। कहा ही जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी कौन थी भाई, दुर्धरा थी। जो दुर्धरा थी किसकी पुत्री थी भाई, धनानंद की पुत्री थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में धनानंद को पराजित कर दिया और उसकी पुत्री दुर्धरा से क्या कर लिया भाई, शादी कर लिया, ठीक है ना। ये तो रही भाई धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। थोड़ा से और हम आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हमें आपको ये भी पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, चाणक्य। या बोल दिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे भाई, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में थोड़ा सा हम आप पोस्टमार्टम करते हैं। गुरु कौन थे भाई, चाणक्य। गुरु का क्या नाम था, चाणक्य, या इसे प्रधानमंत्री भी कहते। अगर चाणक्य के बारे में बात करते हैं भाई, चाणक्य इनका बचपन का नाम क्या था भाई, विष्णुगुप्त। क्या नाम था भैया, विष्णुगुप्त नाम था, विष्णुगुप्त। बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते थे। चाणक्य की एक पुस्तक थी, अगर चाणक्य की पुस्तक के बारे में बात की जाए, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था भाई, अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। जिसमें अगर बोला जाए अर्थशास्त्र में 15 अध्याय थे और 7 उपांग हैं। कितने भाई, 15 अध्याय और 7 उपांग है, ठीक है ना। एक पुस्तक है भाई, माइकियावेली। एक पुस्तक का नाम है माइकियावेली की तुलना अर्थशास्त्र की गई है। माइकियावेली के लेखक के बारे में बात की जाए, द प्रिंस। माइकियावेली की पुस्तक के लेखक कौन थे भाई, द प्रिंस, ठीक है ना। तो माइकियावेली की तुलना किससे की गई है, अर्थशास्त्र से की गई। जो अर्थशास्त्र थी ये किससे संबंधित थी भाई, चाणक्य वाली अर्थशास्त्र ये राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित है, न कि धन से संबंधित है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की, अगर अर्थशास्त्र के जनक के बारे में बात की जाए, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे भाई, एडम स्मिथ। जनक के बारे में बोला जाए, जनक कौन थे भाई, एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ की बुक का नाम बोला जाए, इनकी पुस्तक कौन थी भाई, वेल्थ ऑफ
नेशंस, नेशंस, ठीक है ना, जो कब लिखे थे 1776 ईस्वी, ठीक है ना, 1776 ईस्वी में लिखे थे। ये रही थोड़ी सी बात चाणक्य और अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है ना। तो हम आपको स्टैटिक जीके भी आपको ऐसे कराते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आप और देखिए। यहाँ आगे हम आप बढ़ते हैं तो हमें आपको ये पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली शासक हो गया है। किसके मार्गदर्शन में? अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली शासक हो गया है ना। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, जो मगध था, मगध का राजा धनानंद को 322 बीसी में पराजित कर दिया। उसको हरा के उसकी पुत्री दुर्धरा से शादी कर लिया था ना। ये हमें आपको पता है, ठीक। आगे हम आप देखते हैं भाई। देखिए हमें आपको ये भी पता है कि तक्षशिला सिकंदर वापस भी चला गया था, अपने उद्देश्य चला गया सिकंदर। जब ये गद्दी पे बैठता है, गद्दी पे कब बैठता है भाई, सॉरी, अगर तक्षशिला के बारे में बात की जाए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आया था तक्षशिला से एक क्वेश्चन हमारा आपका और बनता है। तक्षशिला की नींव कौन डाला था? तक्षशिला की नींव कौन डाला था भाई? नींव कौन डाला था? राजा भरत थे। राजा भरत के लड़का, राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम से तक्षशिला का नाम पड़ा, ठीक है। अगर वर्तमान में तक्षशिला के बारे में बात करा जाए, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है भैया? पाकिस्तान। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान में अगर स्थान बोला जाए, कहाँ है भैया? रावलपिंडी पेशावर, ठीक है ना, वर्तमान में है। अगर तक्षशिला में और बात की जाए भाई, तक्षशिला में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय केवल यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, बस। इसी से हमें आपको पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था और शूद्र ना होके क्या था भाई? क्षत्रिय था, ठीक ना। और आगे अगर ध्यान दिया जाए तक्षशिला के बारे में, तक्षशिला में केवल 8 वर्ष तक विद्या ग्रहण किया जाता था। और यहाँ एडमिशन की आयु, यानी जब नाम लिखाना हो, कम से कम 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए थी, बस। ये रही भाई तक्षशिला के बारे में थोड़ी मोड़ी चुटकुली बातें, ठीक है ना। चलिए आगे हम आप बढ़ते हैं भाई। हमें आपको पता है कि धनानंद को पराजित ही कर दिया, ठीक है ना। कौन पराजित कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस साइड जो सिकंदर था, सिकंदर अपने देश भी लौट गया है। और तक्षशिला किसको सौंप के चला गया है भाई? तक्षशिला सौंप के चला गया है। सिकंदर का सेनापति कौन था भाई? सेलुकस निकेटर। कौन था? सेलुकस निकेटर। एक ऐसा सेनापति था, ये भाई थल सेनापति था। सेलुकस निकेटर को तक्षशिला, कौन भाई? तक्षशिला सौंप के सिकंदर चला जाता है। जब तक्षशिला सौंप के सिकंदर चला जाता है तो बारी आती है भाई अब तक्षशिला के ऊपर। वो क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य पहले मगध को कब्जा करता है, मगध अपने अधीन करता है। उसके बाद तक्षशिला पे चढ़ाई कर देता है। क्या करता है भाई? तक्षशिला पे चढ़ाई कर देता है। वो चढ़ाई कब करता है? 305 बीसी में। 305 बीसी में तक्षशिला पे चंद्रगुप्त मौर्य चढ़ाई कर देता है। ये तक्षशिला का राजा कौन बन चुका है अभी भाई? सेलुकस निकेटर बन चुका है, ठीक है ना। कहा जाता है कि सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 बीसी में युद्ध होता है, जिसमें सेलुकस निकेटर हारने ही वाला था। क्या कहते हैं भाई? सेलुकस निकेटर हारने ही वाला था। इन्होंने क्या किया भाई? एक संदेश भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के पास कि आप मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए, आप जो दुश्मनी है इसको क्या कर लीजिए भाई? रिश्तेदारी में बदल लीजिए, ठीक है ना। जो दुश्मनी है किसमें बदल लीजिए? रिश्तेदारी में बदल लीजिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेलुकस निकेटर जब हारने वाला था, उन्होंने अपनी पुत्री को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया। उसकी पुत्री इतनी खूबसूरत थी भाई, उसकी खूबसूरती देख के चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है भाई? मोहित हो जाता है और युद्ध रोक देता है, ठीक है ना। और युद्ध रोक देता है और सेलुकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लेते हैं भाई? शादी कर लेते हैं। सेलुकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलेना था। क्या था भैया?
हेलना, हेलना जिसे जिसे क्या कहा जाता है भाई, और कुछ कहा जाता है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या कहा जाता है, हेलना का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। हेलना और चंद्रगुप्त मौर्य, हेलना और चंद्रगुप्त मौर्य का एक ऐसा विवाह था जो भारतीय इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। कहा जाता है कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच होता है ना। तो इस विवाह में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर ने चार राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। अगर चार राज्य के बारे में बात की जाए, पहला राज्य क्या था भाई, काबुल, क्या था भैया, काबुल। अगर दूसरे के बारे में बात की जाए, कंधार, काबुल, कंधार। तीसरे के बारे में बात की जाए भाई, तीसरा क्या था भाई, पहला काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। चौथा क्या था भाई, मकरान। यही चार राज्य था, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, चार राज्य था जो सेल्यूकस निकेटर ने अपने दामाद जी यानी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया था। इसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को क्या दिया था भाई, 500 हाथी भेंट दे दिया था। जब 500 हाथी इन्होंने भेंट दिया तो सेल्यूकस निकेटर ने पहली बार हाथी देखा था। उन्होंने कहा कि ये भाई इतना बड़ा जानवर क्या होता है, ये सब क्या है। उन्होंने कहा कि पापा जी ये क्या है, ये हाथी है, इससे युद्ध लड़ा जाता है। क्या लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है, ये युद्ध में भाग लेते हैं भाई। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तभी तो हमारी सेना जो है भाई छोटा नीचे थी, मतलब घोड़े से लड़ रहे थे। उनके हाथी बड़े होते हैं ना, पता है कि जब हाथी बैठ के भाले से ऐसे वार कर देते थे उनकी सेना खत्म हो जाती थी और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जीत जाती थी, ठीक है ना। कहा अच्छा तभी तो हम युद्ध में हार गया। ये रही भाई थोड़ा सेल्यूकस निकेटर के बारे में। अगर सेल्यूकस निकेटर के बारे में बात की जाए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था भाई, मेगस्थनीज। कौन था, मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था भाई, मेगस्थनीज था, ठीक है ना। कहा यह जाता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। क्या नाम था भैया, इंडिका। मेगस्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका, ठीक है ना। इसी इंडिका में पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना, सॉरी हाँ सही है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में भाई, इंडिका में पता चलता है। और यहाँ जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, वहां में पता चलता है किसके बारे में भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। इस इंडिका को चंद्रगुप्त मौर्य, इस इंडिका को मौर्य काल का आईना कहा जाता है, यानी दर्पण कहा जाता है। इंडिका को जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, इसी इंडिका को क्या कहा जाता है भाई, मौर्य साम्राज्य का आईना कहा जाता है या दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम आप बढ़ते हैं। देखिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था भाई, बहुत भीषण अकाल पड़ा था। जब भीषण अकाल पड़ा था, इसके राज में प्रजा जो प्रजा है वो त्राह कर रही थी। वो प्रजा जो है भाई भूखी मर रही थी। जो प्रजा भूखी मर रही थी तो उन्होंने क्या किया भाई, उपगुप्त नहीं, उन्होंने क्या किया भाई, भद्रबाव नामक जैन गुरु के पास गया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया भाई, भद्रबाव नामक जैन गुरु के पास गया। जाने के बाद कहा महाराज क्या है कि हमारे दरबार में यानी हमारे राजपाट में तो 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। कितने वर्ष का पड़ गया भाई, 12 वर्ष का, 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। कितने वर्ष का, 12 वर्ष का अकाल पड़ गया है, ठीक है ना। तो 12 वर्ष का अकाल के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य किसको बताया भाई, भद्रबाव कैसे गुरु थे, जैन गुरु थे, ठीक है ना, जैन गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर बोला जाए जैन गुरु कौन थे, भद्रबाव, ठीक है ना। जब भद्रबाव से बताया कि महाराज हमारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया है, तो क्या बात है, हमने तो अच्छा काम किया है, अपने प्रजा को सुखी समृद्ध रखा है, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है महाराज, जो आपने पहले कुछ पाप किए हैं, ठीक है ना, कुछ पाप किए हैं,
उसी का कारण है कि आपकी प्रजा और आप उसका फल भोग रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है कि जो 12 साल का अकाल पड़ गया है। उन्होंने कहा भाई जो आपने मगध वाले साइड में जो आक्रमण किया, जो मगध वाले साइड में आक्रमण किया, वहां के काफी निर्दोष लोग भी मारे गए हैं, उसकी जो बददुआएं हैं वो आप लोगों के ऊपर लग रही है। तो यही बार बार पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप बात सुना सुना के इसके दिमाग में भाई वो बैठ गया कि लग रहा है कि हम ज्यादा ही पाप कर दिए हैं। तो ये बात सुनकर अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए, अपनी प्रजा से सुखी रखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा लेके कर्नाटक में, कहाँ भैया, कर्नाटक में श्रवण, कहाँ भाई, श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है ना, किस विधि से? कर्नाटक में श्रवण बेलगोला एक स्थान है, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला एक स्थान है। उसी स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया भाई, अपना जीवन त्याग दिया। ठीक है, देखिए जो हमारा आपका संलेखना विधि क्या होती है। संलेखना विधि एक ऐसी विधि होती है बिना, क्या भैया, बिना खाए पिए अपने प्राणों को त्याग देना, अपने प्राणों को त्याग देना, यही क्या होता है, संलेखना विधि होता है। ठीक है ना, तो कहा जाता है कि भद्रभाव से शिक्षा दीक्षा लेकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रही बात चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, यही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर भारत का सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है उत्तर भारत का सम्राट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उत्तर के जितने भी देश थे सभी को उन्होंने क्या किया था, जीत लिया था। ठीक है ना, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बनता है भाई? बिंदुसार। अगला शासक कौन बनता है? बिंदुसार बनता है। इसका पुत्र कौन बनता है भैया? बिंदुसार। अगला शासक बनता है बिंदुसार। ठीक है ना, अगर बिंदुसार के बारे में बात की जाए, बिंदुसार के पिता कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। पिताजी कौन थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर इनकी माता के बारे में बात की जाए, इनकी माता कौन थे भाई? माता थी दुर्धरा। कौन थी भाई? दुर्धरा। माता जी कौन थी? दुर्धरा। अगर गुरु के बारे में बात की जाए, गुरु कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे इनके दरबार में? चाणक्य। कौन थे भाई? चाणक्य। अगर दूसरे के बारे में बात की जाए, दूसरा कौन थे? राधागुप्त। दूसरे गुरु कौन थे भाई? राधागुप्त। पहले गुरु कौन थे? चाणक्य। दूसरे गुरु कौन थे? राधागुप्त। बिंदुसार के बारे में देखिए, अगर बिंदुसार के बारे में बात की जाए, बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? कहा यह जाता है कि जब बिंदुसार अपने माता के गर्भ में था, ठीक, क्या बोला गया? कहा यह जाता है कि जब बिंदुसार अपने माता के गर्भ में था तभी से चाणक्य ने इन्हें मीठा जहर पिलाने लगा। ठीक है ना, कहा जाता है कि जब बिंदुसार अपने माता के गर्भ में था, यानी पेट में था, तभी से चाणक्य ने क्या किया, उसे मीठा जहर पिलाने लगा। ठीक है ना, उसी मीठा जहर का प्रभाव किसके ऊपर पड़ गया? बिंदुसार के ऊपर पड़ गया। जब बिंदुसार का जन्म हुआ तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में काले काले बिंदु पड़ गए, इसलिए बिंदुसार का नाम बिंदुसार पड़ गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बिंदुसार के केवल माथ पे, यानी यहीं एक बिंदु था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बिंदुसार पड़ गया। ठीक है ना, एक तरह बिंदुसार के नाम के बारे में, बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ गया। ठीक है ना, आगे देखिए भाई, बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अमित्र घात कहते हैं, या अमित्र चेष्ट कहते हैं। यूनानी भाषा में अमित्र घात या अमित्र चेष्ट कहते हैं। और अगर बात की जाए जैन धर्म में
जैन जैन धर्म में सिंह सेन कहते हैं, सिंह सेन कहते हैं, सिंह सेन कहते हैं। और बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में भद्रबाव कहते हैं, भद्रबाव कहते हैं। ठीक है ना, जैन धर्म में सिंहसेन कहते हैं, बौद्ध धर्म में भद्रबाव कहते हैं। किसको भाई? बिंदुसार को कहते हैं। ठीक है ना, बस आगे थोड़ा से हम आप बढ़ते हैं। कहा यह जाता है कि बिंदुसार, ठीक है ना, कहा यह जाता है कि बिंदुसार ने 16 शादी की थी। कितनी शादी की थी? 16 शादी की थी। अगर पुत्र के बारे में बात की जाए, इसके 101 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? 101 पुत्र हुए थे इसका। ठीक है ना, बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीम था। कौन था भाई? सुसीम था। ठीक है ना, बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम था। और दूसरे नंबर का पुत्र कौन था भाई? अशोक था। दूसरे नंबर का पुत्र अशोक था। और सबसे छोटा यानी 101वां नंबर, सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा पुत्र के बारे में बात की जाए, कौन था भाई? तिस्य था। कौन था? तिस्य था। अशोक का सबसे छोटा लड़का तिस्य था। अशोक का सबसे बड़ा लड़का क्या था भाई? सुसीम। और अशोक अपने भाइयों में किसरे नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं भाई। चलिए आगे हम आप देखते हैं बिंदुसार का। थोड़ा से आगे अगर हम आप बढ़ते हैं तो बिंदुसार कहा जाता